गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ सुधीर सर। तो चलिए बच्चों, जो हमारी IIT जैम MSc जो PYQ सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है, हमारा ईयर है 2023, ठीक है। अब उसके रिगार्डिंग आज जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या कह रहा है बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ए पॉइंट AB is chosen randomly या random from the rectangular region 0 to cross with 0, 4, ठीक है। Then the probability that area of this region will be less than equal to 2 आपको बताना है। तो सबसे पहले तो बच्चों यहाँ 2-3 इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। जैसा कि इसमें लिखा है एक पॉइंट चूज करना है AB को रैंडमली फ्रॉम दिस रीजन। इसका मतलब बच्चों ये है कि जो A है वो फॉलो करेगा यूनिफॉर्म 0,2 को, और जो B है वो भी एक रैंडम वेरिएबल है, यूनिफॉर्म 0,4 को ये फॉलो करेगा, और A और B मस्ट बी इंडिपेंडेंट। ये मतलब है आपके पहली वाली पॉइंट का। ये पॉइंट AB इज चूजन रैंडमली फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर रीजन दिस वन। तो ये हमने पहले मतलब लिया। फिर वो कह रहा है देन द प्रोबेबिलिटी दैट द एरिया ऑफ दिस रीजन विल बी लेस देन 2। तो सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना होगा? ये जो रीजन दिया है R, दिस R इज द रीजन, नॉट द रियल नंबर। इस रीजन का मुझे एरिया बनाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। सिंपल है बिल्कुल, बस थोड़ा सा आपको जो है दिमाग लगाना है। बाकी कोई ऐसा रॉकेट साइंस इसमें नहीं दे रहा हूं आपको मैं। एक इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं। चलिए जी, तो क्या था फिनोमेना? वेरी सिंपल। अब मैं कुछ इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करता हूं। तो जो R रीजन मुझे दिया गया है, R इज द रीजन, वो मुझे दिया गया है, वो XY सच दैट BX प्लस AY इज लेस देन इक्वल टू A इंटू B, ठीक है। A और B भी पॉजिटिव है और X और Y भी आपको पॉजिटिव दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो कैन आई राइट दिस रीजन X, Y सच दैट AB से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को। तो X by A प्लस Y by B इज लेस देन इक्वल टू 1। ये रीजन मुझे दिया गया है, और इस कर्व को देख के आप बता सकते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जो पास आउट होती है x एक्सिस पर A,0 से, और जो पास आउट होती है y एक्सिस पर 0,B से। इसका मतलब ग्राफिकली अगर मैं R को रिप्रेजेंट करूं तो जो A था आपका वो 0 से लेके 2 तक था, B जो था वो 0 से लेके 4 तक था। दिस इज योर A एंड दिस इज योर B। आपका ये पॉइंट है मान लीजिए A, और ये पॉइंट है आपका मान लीजिए B। तो जो आपकी लाइन क्रॉस करेगी वो यहां से क्रॉस करेगी। ये जो लाइन आपको दी गई है, ये लाइन है X by A प्लस Y by B इज लेस देन इक्वल टू 1। लेस देन इक्वल टू 1 लिखूंगा तो मतलब मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं, ठीक है बेटा। तो कहता है कि ये जो एरिया है मान लीजिए वो A के बराबर है, तो एरिया किसके बराबर बनेगा? 1/2 इंटू A इंटू B। क्यों 1/2? A क्योंकि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो A है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो B है। तो ये जो सारा एरिया बनेगा जो रीजन उसने दिया था, तो 1/2 इंटू A इंटू B बन गया, ठीक है। सिंपली मैंने इस एरिया को लिख लिया कि जो मेरा एरिया है जिसके बारे में मुझे बात करनी है वो है 1/2 A इंटू B, ठीक। अब इस चीज का काम करना। अब मेरे बच्चों जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन एरिया कैलकुलेट करने का नहीं था। क्वेश्चन ये है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो एरिया रीजन का हमने दिया था A, दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2। ये था अपना रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब एरिया क्या है? 1/2 A इंटू B। तो अकॉर्डिंग टू रूल वी कैन राइट दिस इज A इंटू B इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। अब आपको इस चीज का प्रोबेबिलिटी बताना है। मान लीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर स्टार, तो मुझे जो प्रोबेबिलिटी रीजन बताना है वो इसका बताना है, A इंटू B लेस देन इक्वल टू 4। अब यहां पर आपको थोड़ा सा लिमिटिंग बिहेवियर को समझना पड़ेगा। देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी दैट B इज लेस देन इक्वल टू 4 by A, या A इज लेस देन इक्वल टू 4 by B, डजंट मैटर। तो कैसे भी आप लिखिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। पहले इस रीजन को डिफाइन करते हैं। देखिए अगर मैं गौर से देखूं मेरे बच्चों,
आपका जो ए है वो 0 से लेकर 2 के बीच में जा रहा है, जो बी है वो आपका 0 से 4 के बीच में जा रहा है। इस कर्व की अगर मैं बात करूं a इंटू बी लेस देन इक्वल टू 4, तो मेरे बच्चों ये कर्व कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा। दिस कर्व इज a इंटू बी इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहां पे एक खेल है जो आपको समझना है। आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इस पूरे रीजन पे निकालनी है। ये जो रीजन मैंने दिया यहां से लेके यहां तक, इस सारे रीजन पे आपको प्रोबेबिलिटी बिहेवियर निकालना है। तो इस रीजन से आपको इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए लिमिटिंग बिहेवियर फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब भी कभी ऐसा रीजन मेरे बच्चों आपके सामने आता है, ये रीजन हमेशा 2 पार्ट में आपको ब्रेक करना पड़ेगा। या तो आप ऐसे ब्रेक कर लीजिए और या तो आप ऐसे ब्रेक कर लीजिए, वो आपका दिल है। आई चूज दिस रीजन 1 एंड आई चूज दिस रीजन 2। अब कोई बच्चा बोलेगा सुधीर सर ऐसा करने की आपको जरूरत क्या है, सारे पे एक ही बार लिमिट लगा दीजिए। सारे पे एक बार लिमिट नहीं लग सकती, उसका रीजन है मेरे बच्चों। देखिए, अगर मैं सारे पे एक बार लिमिट लगाऊं तो जो मेरा ए है जब वो 0 से लेके यहां तक जाएगा, तो जो बी का बिहेवियर है जब वो बी डाउन करेगा यहां से लेके यहां तक, तो कर्व के अकॉर्डिंग डाउन करेगा, और जब यहां से नीचे जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग डाउन करेगा। बी केयरफुल, अगर ये चीज यहां से चल के यहीं तक ऐसे आती तो मैं सेम रीजन पे वर्क करता। अब मेरी मजबूरी है 2 रीजन में वर्क करना। तो जब बी यहां से लेके यहां तक वर्क कर रहा है, मतलब 4 से लेके 2 तक, ये पॉइंट 2 है, तो ए का जो कर्व है वो ऐसे मूव कर रहा है। लेकिन जब बी यहां से लेके यहां तक मूव कर रहा है, तो जो कर्व है वो यहां से लेके ऐसे वर्टिकली मूव करेगा। तो आपको 2 अलग अलग रीजन में इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि 2 रीजन में ब्रेक करना पड़ेगा, तो फिर बहुत कुछ, मतलब फिर सब कुछ आसान है। ठीक, अब अगर आप इसको सोल्व करें तो आपको ये प्रोबेबिलिटी चाहिए थी, ए और बी का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है, आपने रेंज का फिनोमेना कैलकुलेट कर दिया। सो दिस प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी अंडर रीजन 1 प्लस प्रोबेबिलिटी अंडर रीजन 2। समझिए, इस रीजन पे प्रोबेबिलिटी निकालूंगा प्लस इस रीजन पे प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, ऐड कर दूंगा, टोटल रीजन पे आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो पहले वाले पे जब आप करेंगे ना बच्चों, तो पहले वाले में a 0 to 2 के बीच में लाई कर रहा है और b भी 0 to 2 के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि ये जो पॉइंट बनेगा आपका, आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो 2,2। रीजन, अगर a की वैल्यू 2 है और आप इसमें डालें तो b क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2 ही रहेगा। b लेस देन इक्वल टू 2 रहेगा, मतलब ये जो पॉइंट है वो 2 है, तो b लेस देन इक्वल टू 2 रहेगा, मतलब वो इस रीजन की बात करेगा सबसे पहले। तो यहां पे अगर हम पहले रीजन पे बात करें मेरे बच्चों, a is nothing but 0 to 2 and b is nothing but 0 to 2, 1/2, क्योंकि डेंसिटी फंक्शन ऑफ a इंटू 1/4 डेंसिटी फंक्शन ऑफ b dA और dB। ऊपर लिखा हुआ a फॉलो यूनिफॉर्म 0 2, b फॉलो यूनिफॉर्म 0 4। नाउ प्लस, अब मैं दूसरे रीजन पे आता हूं मेरे बच्चों। दूसरे रीजन पे अगर आप देखें, अगर मैं b की वैल्यू 2 से स्टार्ट करूं तो b जाएगा 2 से 4, लेकिन जब a मूव करेगा तो a मूव इस कर्व के अकॉर्डिंग मूव करेगा, इस कर्व के अकॉर्डिंग मूव करेगा a। तो मैंने लिमिट लिख दिया, b गोज फ्रॉम 2 to 4, तो मेरे बच्चों a गोज फ्रॉम 0 टू कर्व के अकॉर्डिंग, और कर्व का अपर लिमिट क्या है, 4/b। नाउ 1/2 इंटू 1/4 dA और dB। समझ गए ना भाई? b अगर 2 से 4 तक जाएगा तो a की वैल्यू मूव तो ऐसे ही करेगी, लेकिन इस कर्व के अकॉर्डिंग मूव करेगी। मान लीजिए अगर b यहां पर है तो a 0 से चलेगा और इस कर्व तक जाएगा। अगर b यहां पर है तो a 0 से चलेगा और इस कर्व तक जाएगा। अगर b यहां पर है तो a 0 से चलेगा और इस कर्व तक जाएगा। और ये कर्व क्या है, ये कर्व है a इज लेस देन इक्वल टू 4/b। तो अपर लिमिट 4/b मैंने निकाली। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस अब क्या कर रहा है, आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन देना है, बिल्कुल सिंपल। नाउ दिस इज व्हाट 1/8
इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 2, इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 2 dA dB, बिल्कुल सिंपल है, 1 सेकंड में हो जाएगा। नाउ दिस इज 1/8 मेरा बाहर आ गया, b गोज फ्रॉम 2 to 4, ठीक है, इंटीग्रेशन a गोज फ्रॉम 0 to, ये कितना था 4/b, 4/b dA dB। अब आप मेरे हिसाब से इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं रहेगा। नाउ दिस इज 1/8 इंटू, जब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे तो 4 आएगा। नाउ प्लस 1/8 इंटीग्रेशन विद b गोज फ्रॉम 2 to 4, और मेरे बच्चों जब इसको इंटीग्रेट करोगे पहले a के रेस्पेक्ट में तो 4/b आ जाएगा और लिमिट आ जाएगी a की, या 0 to 4/b। मतलब एक्चुअली आप ऐसे करो, इसको ऐसे मत देखो, ये सिंपल आएगा। पहले a गोज फ्रॉम 0 to 4/b है ना, या आप पहले a के रेस्पेक्ट में करोगे तो मैं डायरेक्ट 4/b मैंने लिमिट लगा ही दी और db, ताकि कंफ्यूजन ना हो। नाउ दिस इज व्हाट 1/2 पहले वाली टर्म, प्लस इससे अगर मैं कैंसिल आउट करूंगा तो 1/2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका log b यानी कि 2 to 4। मेरे बच्चों थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो 1 प्लस log 2/2 इसका वैल्यू आ जाएगा। मतलब सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अगर हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, आपको काफी सारी नॉलेज होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। चलिए मेरे बच्चों, होप सो आपको समझ में आया होगा, मेरी बात समझ में आई होगी, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।